सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लेसन 2 रियल नंबर के पार्ट 2 पर हम यहाँ पर विस्तार से हमारा पूरा कालांश पढ़ेंगे। इसकी जो पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें अंकगणित की मूलभूत प्रमेय बताती है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात ये जो प्रमेय है वो प्रमेय ये प्रदर्शित कर रही है, जैसे मैंने एक भाज्य संख्या ली 10, इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। जैसा कि 10 बराबर 2 इंटू 5। आप देख रहे हैं कि 10 तो कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। 2 और 5 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अर्थात मैंने 10 को 2 और 5 के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। इसी तरह मैंने 20 को लिया। 20 बराबर 2 की घात 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 दो बार है, इसलिए मैंने 2 की घात 2 के रूप में यहाँ पर इसको व्यक्त किया है। 2 और 5 जैसा कि हम जानते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दो संख्याओं के मध्य मस तथा लस में संबंध ज्ञात करना कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। संबंध ज्ञात करने के लिए एक जिसको हम सूत्र के रूप में भी इसको समझ सकते हैं, लस इंटू मस बराबर px इंटू qx। जो px और qx जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये px और qx संख्याओं को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कोई संख्या आपको दे रखी है 5 और 2 का लसा पर ज्ञात करो, तो 5 को तो मैंने उसको px के रूप में व्यक्त किया और 2 दूसरी संख्या है उसको मैंने qx के रूप में व्यक्त किया। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे आपको कोई दो संख्या दे दी हो, जैसे 15 और 20 का HCF ज्ञात करो, तो आप समझ गए 15 तो है px और 20 है आपका qx। इस तरीके से हमने प्रथम संख्या को px और द्वितीय संख्या को qx के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। अगर LHS यानी लेफ्ट की जो संख्याओं का गुणनफल और RHS यानी RHS की संख्याओं का गुणनफल अगर बराबर आता है तो हमने जो HCF और LCM जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब हमने कहीं कहीं सवाल में वहां पर गड़बड़ की है। अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित हम प्रश्न लेते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, और जो आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, उनकी अधिकतम घातों का योगफल ज्ञात करो। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करना है, जैसे मैंने प्रश्न लिया 468 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको व्यक्त करना है और अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे मैंने 468 लिया, हम पहले भी छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंडों को हल करते हुए आए हैं और भली बात ही हम जानते हैं, इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये 468 मैंने इस प्रकार लिखा, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 4, फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14। फिर हमने 2 और 2 से डिवाइड करने के बाद में हम इसको आगे 117 हो गया, 117 में 2 का भाग नहीं जाता, हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, 10 11 2 बचे 27, 9 3 27। फिर 39 भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 468 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 13 लिख दिया मैंने। 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की घात 2। 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 की घात 2। और 13 कितनी बार है? 1 बार, 13 की घात 1। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसने दूसरी लाइन में पूछा है घातों का योगफल ज्ञात करो। घाते कौन कौन है? 2 2 और 1। तो घातों का योग बराबर 2 + 2 + 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्वेश्चन हल होगा इसका। जैसे हमने 140 वाला लिया, उसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। 140 2 से इसको डिवाइड किया,
70 बार, फिर 2 से 35, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से 7 बार, और 7 एकम 7। इस तरीके से हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने इसको इस प्रकार लिखा। लिखने के बाद में 2 2 बार है 2 की घात 2, 5 एक बार है 5 की घात 1, 7 एक बार है 7 की घात 1। अब वो इसकी सेकंड लाइन अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। घातों का योगफल, घातों का योगफल बराबर 2 + 1 + 1 बराबर 4। ये हमारा क्या गया आंसर। ये घातों का योगफल पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है 1 नंबर का, और कई बार हम क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल केवल विविध प्रश्नावली का पहला ही सवाल है और वो सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए ये जो पहला सवाल है, पहले सवाल में केवल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपको पहले सवाल में आपको अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, और सभी के घातों का योग करके आपको आंसर के रूप में रखना है। जैसा कि हम अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक, जिसको हम HCF बोलते हैं, HCF एवं लघुत्तम समापवर्त्य LCM हमको ज्ञात करना है, और हमको सत्यापित करना है कि जो हमने जो LCM और HCF निकाला है वो सही है या नहीं है। इसलिए हमारे पास पहला सवाल मैंने यहाँ से लिया, आपको 96 और 404 का आपको LCM और HCF निकालना है, और इसको सत्यापित भी करना है कि जो हमने जो निकाला है जो आंसर वो हमारा सही है या नहीं। हमने सबसे पहले 96 को मैंने लिख दिया PX, आपका ये 96 है पहली संख्या। 96 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, ये 96 2 4 8, फिर ये 2 से 2 4, फिर ये 2 से 12, फिर ये 2 6, फिर 2 3, फिर 3 1। इसको हम लिख सकते हैं P96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 की घात कितनी है 5, 2 की घात 5 इंटू 3। ये आपका आ गया P96 का मान आ गया। आप अभाज्य गुणनखंड इसके कर चुके हो। अब आता है आपका दूसरा नंबर 404 का। ये आ गया आपके पास QX, ये QX है, X की जगह आपके पास है 404। ये QX को हम X को 404 के रूप में लिख रहे हैं यहाँ पर। 404 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 404, ये 2 बार गया 2 0 2, फिर 2 से गया 1 0 1। अब ये 101, अब ये 101 को हम 101 से ही जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और किसी का भाग इसमें जा नहीं रहा है। 101 एकम 101, इसको हम लिख सकते हैं QX की जगह 404 है आपके पास, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 2 बार है, इसको हम 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं 101। ये आपके पास आ गया Q 404 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आ गई। अब आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। HCF सबसे पहले हम HCF ज्ञात करने के लिए इन दोनों को एक जगह जमा देते हैं। इन दोनों को जब हमने एक जगह जमाया तो ये आ गया P96 2 की पावर 5 इंटू 3, Q 404 2 की पावर 2 इंटू 101। अब यहाँ पर हमको थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, और वो गौर करने वाली बात ये है कि हम जब भी HCF निकालेंगे तो इन दोनों PX और QX में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन तो केवल ये 2 2 ही है, कॉमन हमने ढूंढ लिया। अब कॉमन में भी ये ढूंढना है कि किसकी घात न्यूनतम है। तो आप कहोगे ऊपर वाले 2 की घात तो अधिकतम है 5, नीचे वाले की घात कितनी है 2, तो अर्थात जिसकी घात कम होती है उसी को हम HCF के रूप में लेते हैं। अतः HCF बराबर आपके पास आ गया 2 की पावर 2।
अब आप कहोगे सर ये 3 और 101 को, 3 और 101 को एचसीएफ में छोड़ देते हैं। एचसीएफ में वही संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो और छोटी घात की हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एचसीएफ बराबर 2 की घात 2 आपने एचसीएफ निकाल लिया। अब आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम इज इक्वल टू, इस एलसीएम में जो कॉमन संख्याएं हैं उसकी अधिकतम घात लेते हैं। उसकी कौन सी घात लेते हैं? अधिकतम घात लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2 की पावर 5, और जो संख्याएं बच रही है वो भी इसके साथ हम गुणा कर देते हैं। हमने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में आपने एलसीएम और एचसीएफ का मान यहाँ पर निकाल लिया। इसको और भी आगे हल करके हम लिख सकते हैं। अब हमने एचसीएफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, 2 इंटू 2 बराबर 4। इसी तरह एलसीएम में हमने अधिकतम घात ली और जो बाकी संख्याएं बच रही उसको भी इसके साथ गुणा करके लिखा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101 को आएगा 9696। इस तरीके से हमने एचसीएफ और एलसीएम का मान ज्ञात किया। हमने एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर हमने ज्ञात किया। अब हमको क्या करना है? सत्यापित करना है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो हमारा सही है या नहीं है। इसके लिए मैंने नंबर 2 पर आपको जो अंकगणित की जो प्रमेय बताई थी और नंबर 2 वाले जो स्टेप थी उसमें सत्यापन करने वाला एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। वो वहाँ पर था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। ये px और qx मैंने आपको बोला था ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। यहाँ पर हम पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 404 है। यहाँ पर ये मान पूरे के पूरे लिखने हैं आपको। एलसीएम का पता है, आपको एचसीएफ का पता है, पहली संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या आपको पता है। ये सारी की सारी संख्या है, इसमें आपको रखनी है एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ रहा है, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया, या एचसीएफ तो है 4 और एलसीएम जो आपने निकाला था वो 6। अब यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू 9696, एचसीएफ का मान यहाँ पर 4, पीएक्स आपके पास है 96 और क्यूएक्स आपके पास है 404। जब आप इसको गुणा करोगे 9 चौका 36, बोलो 6 चौका 24, 24 के हमने यहाँ पर लिखा था 4 और 9 चौका 36, 36 में 2 जोड़ा 38, 8 और 6 चौका 24, 24 में फिर जोड़ेंगे अपन तो ये 7, 9 चौका 36, 36 में 2 जोड़ा 37, 38। इसी तरह जब इसको गुणा करेंगे पूरे को तो ये भी 38,784 हमको प्राप्त होता है। अतः LHS बराबर RHS। आपने जो आंसर निकाला है वो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमको इसका सत्यापन करना है। आपको मसप और लसप एक बार और पुनः समझ ले। मसप निकालने के लिए तो हमको जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसकी न्यूनतम घात को हमको लेते हैं, और लसप ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ जो संख्या होती है उसकी उच्चतम घात को हम यहाँ पर लेते हैं। मसप के अंदर केवल कॉमन संख्या लेते हैं, उसके अलावा पूरी संख्या को छोड़ देते हैं। और एलसीएम के अंदर हम कॉमन संख्या की अधिकतम घात तो लेते ही हैं, उसके अलावा जो संख्या बच रही है उसको भी हम यहाँ पर लिखते हैं। जो प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल है, अभी तो हमने केवल 2 संख्याओं का यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का ही एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। हमारे पास अगर 3 संख्या आ जाए उसका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे, इस प्रकार के सवाल प्रश्न नंबर 3 में दिए हुए हैं। उसका मैंने एक सवाल लिया 12, 15 और 21। विधि वही है, हमें कोई अलग से विधि नहीं करनी है, हमारे पास वही विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमको एचसीएफ और एलसीएम का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने 12 को लिया, 12 का वही अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 6 बार गया, 2 3 बार गया, 3 एकम 3। ये 12 को मैंने लिख दिया 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, अर्थात 2 की घात 2 इंटू 3। दूसरा लिया मैंने 15 का वही अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 से भाग जा नहीं रहा, 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब मैंने इसको 15 को लिख दिया 15 3 इंटू 5। अब तीसरा आता है 21, 2 से नहीं जा रहा भाग इसका, 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। मैंने ये 21 को लिखा 3 इंटू 7। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। मैंने चूंकि आपको पहले बताया
कि HCF वो संख्या आती है जो तीनों में, पहले उसमें 2 में उभयनिष्ठ थी, यहाँ पर देख लो तीनों में उभयनिष्ठ कौन सी है और उसकी घात कैसी हो, निम्न वाली। तो आप कहोगे सर ये 2 तो यहाँ पर है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, अर्थात 3 की घात 1 है तीनों में। तो जो HCF आपके पास निकल के आया वो कितना आया, 3। अब आपको LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए मैंने कहा था जो उभयनिष्ठ संख्या है जिसकी अधिकतम घात है वो तो आना ही आना है, वो तो आएगी एक बार, और अगर और जो बच रही है संख्या वो इसके साथ गुणा करके हम वहां पर लिखते हैं। यह देखा उभयनिष्ठ संख्या कितनी है, 3। हमने 3 को ऐसे कैसे लिख दिया। बच कौन कौन सी संख्या रही है, 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 पंजे 35, ये 2 दूना 4, 4 3 12। 35 को इससे गुणा करेंगे 12 से, तो 35 दूना 70 का 0, हासिल के 7, 35 से कम 35 और 7 42, 420। अर्थात LCM आपका कितना निकल के आ गया, 420 है। ये HCF निकाला 3, LCM निकाला 420। एक बात विशेष ध्यान रखना कि जैसे कई बार ऐसी संख्याएं भी आ जाएगी जहाँ पर आपको तीनों में कोई उभयनिष्ठ नजर नहीं आएगी संख्या। तो जब कोई उभयनिष्ठ संख्या नजर नहीं आती तो वहाँ उभयनिष्ठ संख्या हम हमेशा 1 लेते हैं। हम अगला सवाल लेते हैं। इसमें एक तीसरे का तीसरा मैंने यहाँ पर सवाल लिया है। इसमें ये दे रखा है 17, 23 और 29 का LCM और HCF ज्ञात करो। हमने वही कार्य हम 17 का जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड करेंगे तो 17 का कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 17। इसके बाद में 23 है, 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, 1 इंटू 23। 29 का भी कुछ नहीं होगा, 1 इंटू 29। अब आपको HCF निकालना सबसे पहले, तो HCF बराबर जो राशि कॉमन है इसमें, अब मैंने कहा कि आप चाहो तो 1 लिखो, आप चाहो तो नहीं भी लिखो, तो ये 1 क्या है, इन तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF तो कितना आ गया, 1। और अगर आपको LCM निकालना है तो LCM बराबर, आपको पता है जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते हैं, उसके अलावा जो संख्याएं बच रही है 17, 23, 29, इन सबको एक साथ लिखेंगे। और जब 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 11,339 आंसर हमको प्राप्त होगा। इसका आराम से गुणा करना, 17 को 23 से, फिर जो गुणा होगा उसको 29 से करेंगे तो हमको 11,329 LCM यहाँ पर प्राप्त होता है। इस तरीके से हम LCM और HCF दोनों तरह के मान आसानी से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हेडिंग बहुत बड़ी है लेकिन हमको निकालना क्या है वो भी मैं समझा रहा हूँ आपको। सवाल ये बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर, किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन 18 मिनट लगाता है, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने पे अनुप्रिया 12 मिनट का समय लगाती है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे, ये सवाल है आपका। कुल मिला के बात यह है कि 2 विद्यार्थी हैं, वो एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक पहले चलता है एक उसके बाद चलता है, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही दिशा में चलें तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें LCM ज्ञात करना है। अब दोनों ने जितना जितना समय लगाया उसको पहली संख्या और दूसरी संख्या के रूप में हम मान सकते हैं। जैसे पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या है 12। इन 18 और 12 का हमको LCM निकालना है, और जब आप 18 और 12 का LCM निकालोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। चूँकि 18 और 12 मिनट में है, इसलिए जो आपका आंसर आए उसको भी आप मिनट के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60, 84 और 108। यानी एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं जो हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, गणित के हैं विद्यार्थी, और इनकी संख्या दे रखी है, हिंदी के 60 है, अंग्रेजी के 84 है
और गणित के 108 हैं। प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं। अब प्रत्येक कमरे में जो एक ही विषय के बिठाए जाने हैं और संख्या में क्या होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो हमको वहाँ पर HCF ज्ञात करना होता है, क्योंकि हम बराबर संख्या में बिठा रहे हैं विद्यार्थियों को। अगर हम विद्यार्थियों को बराबर संख्या में नहीं बिठाए तो उसके लिए दूसरी कंडीशन बनेगी। यहाँ पर विद्यार्थियों को एक ही विषय के बराबर बराबर रूप में हमको कमरों में बिठाना है, इसलिए हम यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे। अब इसमें देखिए इसको हल कैसे करते हैं। हमने ये तो चर्चा कर ली कि भाई इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब 3 हिंदी के जो आपके जो हिंदी के जो प्रत्याशी थे उनकी संख्या 60, अंग्रेजी के 84, गणित के 108 और हमको एक ही नंबर में उसको बैठाना है, इसलिए हमने न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है हमको। और न्यूनतम कमरों की आवश्यकता के लिए प्रत्येक जो कमरे में प्रत्याशियों की संख्या 60, 84 और 108 का क्या निकालना पड़ेगा, हमको HCF निकालना पड़ेगा। 60 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, वही इस तरीके से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5, हमने इस प्रकार लिखा इसको। 84 को 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। 108 को भी 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में हमने यहाँ पर लिखा। HCF निकालने का हम आज पूरा का पूरा हमारा लेसन है। इसमें हमको ढूंढना है कि उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है और उसकी घात कम हो। यहाँ पर हम देखते हैं उभयनिष्ठ 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 2, तो हमने क्या किया 2 की घात 2 लिया है। और देखिए ये 3 भी यहाँ पर उभयनिष्ठ है, ये 3 भी यहाँ पर उभयनिष्ठ है और ये 3 की घात 3 है, लेकिन हमको निम्न घात लेनी है, तो ये 3 की घात 1 हमने यहाँ पर ले लिया। 2 दूना 4 और ये 3, 4 3 12, तो हमने यहाँ पर 12 निकाला कि यानी एक कमरे में 12 प्रत्याशियों को या 12 विद्यार्थियों को बिठाया जा सकता है। अब हमारे पास विद्यार्थी कुल कितने, अब हमको ये पता लगाना है कि कमरे कितने चाहिए। तो कुल विद्यार्थियों को जैसे 60, 84 और 108, इन विद्यार्थियों को जोड़ के और 12 का हम भाग लगा दें तो हमको कक्षों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 60, 84 और 108 यानी प्रत्याशियों की कुल संख्या बटा 12, 60, 84, 108 बटा 12। देन 60, 84 और 108 को जब हम जोड़ेंगे 252 आएगा। 252 में 12 का भाग लगाया, 12 दूना 24, एक बचा, 12 एकम 12। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया। आज का हमारा ये प्रश्नावली का दूसरा पार्ट था। प्रश्नावली 2.2 को हमने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़ा है और मेरा मानना है कि उसको आप इजी गोइंग आसानी से कर जाओगे। LCM निकालना है, आंसर उसके 36 आने हैं और मिनट में आने हैं। तो आज का ये दूसरा वीडियो आपको मेरा मानना अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइबर करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो आपको डालता हूँ तो आपके मोबाइल पर आपको उसका संकेत मिल जाएगा कि गुरुजी ने वहाँ पर वीडियो डाल दिया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।